हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। मैं विवेक कुमार शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो दोस्तों उन सारे यंग एस्पायरेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार ये सवाल करते हैं या फिर जिनका ये ड्रीम है कि उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो सर कैसे बने, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या करना है, कौन सा एग्जाम है, कितनी एज लिमिट है, क्या उनकी सैलरी स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका जॉब प्रोफाइल होता है, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे आप बन सकते हैं। तो यदि दोस्तों हम बात करें सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, तो उनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या होती है। तो जॉब प्रोफाइल की यदि हम दोस्तों बात करते हैं तो दो तरह के उनको काम असाइन किए जाते हैं यदि वो रिक्रूट हो जाते हैं। एक तो असेसमेंट होता है, एक नॉन असेसमेंट होता है। तो जब हम असेसमेंट सेक्शन की बात करते हैं, मतलब जो कैंडिडेट रिक्रूट होकर असेसमेंट सेक्शन में जाता है या फिर उनको असेसमेंट वाली पोस्टिंग मिलती है, तो उनका काम है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्सन है, उनके टैक्स के असेसमेंट को वेरीफाई करना या उसकी वायबिलिटी को चेक करना कि टैक्स इवेजन का तो कोई केस नहीं है, या फिर जो कंपनी है उसने प्रॉपरली टैक्स पे किया है, जो रिजीव गवर्नमेंट के हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारा टैक्स पे किया है नहीं किया है, टीडीएस वगैरह का जो केस है उसको मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उनकी सारी जानकारी को मतलब वेरीफाई करना, वो सारा काम एक टैक्स इंस्पेक्टर का है यदि वो असेसमेंट वाले सेक्शन में जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं नॉन असेसमेंट वाले सेक्शन की, तो सबसे पहले आपने बहुत एक मूवी आई थी अजय देवगन की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें वो रेड करता है एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो जो नॉन असेसमेंट वाला सेक्शन दोस्तों वही होता है कि उसको रेड में जाना पड़ता है। इनकम टैक्स की मान लो कोई स्कैम का पता चला है, तो एज ए टैक्स इंस्पेक्टर उसका काम ये है कि उसको रेड में इंक्लूड होना है, उसको रेड करनी है, वो उसको ये सोचना है कि मतलब उसने कहाँ पैसा बचा है, जो गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है कहाँ से उसने मतलब चोरी करी है एक तरह से। तो नॉन असेसमेंट के जो वर्किंग आवर्स होते हैं थोड़े से हेक्टिक होते हैं दोस्तों, क्योंकि टैक्स इंस्पेक्टर को ये नहीं पता है कि उसको कब रेड, स्पॉन्टेनियस है कोई केस आया तो ऑल ऑफ ए सडन आप उसको जाना पड़ेगा, तो ना उसका कोई स्टार्टिंग टाइम होता है ना कोई एंड टाइम है, रेड कितनी लंबी होगी, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी चोरी हुई है, वो सारी बातें दोस्तों थोड़ा सा एक हेक्टिक जॉब हो जाता है नॉन असेसमेंट वाले यदि हम कैंडिडेट की बात करेंगे। और जो हमारा असेसमेंट वाला कैंडिडेट है जिसको रिक्रूटमेंट होकर असेसमेंट वाला काम मिलता है, उसकी जो जॉब है वो थोड़ी सी ईजी होती है, जॉब लाइफ है थोड़ी सी ईजी होती है, जिसको 9 से लेकर 6 बजे तक का अपना एक डेली रूटीन उसको मेंटेन करना है। वो एक ऑफिस जॉब होती है, टेबल जॉब होती है, जहाँ पर कैंडिडेट को या फिर जो इंस्पेक्टर को जाना है अपना असेसमेंट वगैरह जो भी उसको ऊपर से ऑर्डर है या फिर जो भी उसका बॉस है उसने उसको काम असाइन करा है, उन सारी चीज़ों का रिपोर्ट उसके बॉस को देनी है। ठीक है, अभी मैं प्रमोशन भी बताऊंगी कि कौन कौन से प्रमोशन होते हैं और कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं, बंदा कहाँ तक पहुँच सकता है यदि वो एज ए टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट होता है। तो ये तो दोस्तों बात रही जॉब प्रोफाइल की। यदि हम बात करें कि हाउ टू बिकम इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनना है, तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये हैव टू बी ग्रेजुएट। आपको स्नातक डिग्री या फिर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए यदि आप टैक्स इंस्पेक्टर बनने का एक ड्रीम एस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन मीन्स ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद कोई भी डिग्री 3 साल की या फिर 4 साल की डिग्री यदि आपके पास है, यदि आप बीएससी कर रखी है, आपने बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, बीटेक कर रखी है, या कोई भी और बैचलर डिग्री आपके पास, तो इट इज सफिशिएंट टू बिकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो सबसे पहला काम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, देन ओनली आप नेक्स्ट फेज में या फिर नेक्स्ट पेपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पहला काम तो ये है ग्रेजुएशन। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो मिनिमम जब बंदा ग्रेजुएट होता है तो करीब 18-17 साल का होता है, तो 18 साल से दोस्तों ये 30 इयर्स तक है। यदि आप टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इट इज अप टू 18 इयर्स, मतलब मिनिमम 18 साल से 30 साल तक आप यूआर कैटेगरी की यदि हम बात करें दोस्तों, ये यूआर कैटेगरी है। बाकी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनको अपर लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल 5 साल, वो बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी, वो अलग अलग कैटेगरी, एससी को अलग मिलता है, ओबीसी को अलग मिलता है। तो यदि हम यूआर कैटेगरी जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 18 साल से 30 साल तक यदि वो है या उस एज लिमिट में है तो वो अप्लाई कर सकता है एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा एग्जाम उसको क्रैक करना है।
सो व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जाम कौन सा देना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC जिसको बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन अमंग्स द यूथ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक पेपर कंडक्ट कराती है दोस्तों, हर साल पेपर होता है, जिस पेपर का नाम है CGLE, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो ये दोस्तों हर साल पेपर होता है और करीब इसका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में आता है। और ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि कमीशन जो हमारा थोड़ा सा ढीला ढाला सा है, थोड़ा सा लीनियंट है। करीब ये लगा लो आप 1000 दिन के आसपास तक का एग्जाम नोटिफिकेशन से लेके जॉब पोस्टिंग तक का 1000 दिन तक का मतलब टाइम ड्यूरेशन चला जाता है। तो ये आपके लिए भी एक अच्छी बात है कि आपको करीब भाई जब आपने फॉर्म भरा है उसके बाद भी आपके पास ये एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो CGL का दोस्तों एग्जाम होता है, हर साल होता है। अभी भी फॉर्म 2021 वाले निकल चुके हैं, तो यदि आप भी 2021 का फॉर्म भर चुके हैं एंड दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। और या फिर जो आपका दोस्त है जो कि बनना चाहता है, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे CGL एग्जाम में 4 फेजेस होते हैं। टायर 1 फेज होता है दोस्तों, फिर टायर 2 फेज होता है, तो दोस्तों 5 फेज की प्रक्रिया होती है। टायर 1 का पेपर, फिर टायर 2, फिर टायर 3, टायर 4 और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम जनरली DV भी बोलते हैं, DV। ठीक है, तो टायर 1 का जो पेपर होता है दोस्तों, इसमें क्या क्या बातें होती हैं या क्या क्या कैसे पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा टायर 1 का पेपर होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, GS या GK, फिर एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश। तो ये 4 सेक्शन आपको कवर करने हैं। और यदि हम मार्क्स की बात करेंगे तो 50 मार्क्स तो करीब 200 नंबर का दोस्तों पेपर होता है, 50-50 नंबर का हर सेक्शन होता है। और दूसरी बात, यदि हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सब में 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन होते हैं टायर 1 में, जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम। और 200 में से आप अपना स्कोर बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। जनरली यदि हम कट ऑफ की बात करें प्रीवियस ईयर के हिसाब से, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, यदि आपको टायर 1 से लेकर टायर 2 में जाना है तो करीब आप यूआर कैंडिडेट के लिए 140 प्लस मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको सिक्योर करने चाहिए। बट यदि आप मिनिमम पे अटके रहेंगे तो आपको ये जॉब पाने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि यदि आप टायर 1 में कम से कम 170 से 180 नंबर लेके आते हैं, देन यू हैव गुड चांस कि आप अपनी ड्रीम जॉब जो ड्रीम जॉब है उसको अचीव कर पाएँ। तो कम से कम 170 नंबर का टारगेट आपको रखना पड़ेगा यदि आपको इंस्पेक्टर बनना है। तो ये तो दोस्तों टायर 1 की बात करी। यदि हम टायर 2 की बात करते हैं तो दोस्तों यदि हम बात करेंगे टायर 2 में, तो मैथ्स और एप्टीट्यूड 200 नंबर का दोस्तों, 200 मार्क्स। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। तो मैथ्स या एप्टीट्यूड दोस्तों 200 नंबर की टायर 2 में आती है। आप लगा लीजिए कि 200 हमारे पास मार्क्स हैं और इसमें 100 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होता है, तो 2 घंटे का इसमें पेपर का समय होता है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने एप्टीट्यूड के, जो कि 200 नंबर आपको दे सकते हैं यदि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए। और यदि हम दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो यू हैव 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। तो इंग्लिश में दोस्तों हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 2 घंटे का यहाँ भी समय होता है। तो यदि आपके सारे के सारे सवाल दोस्तों सही हो जाते हैं तो आपको 200 नंबर मिल सकते हैं। तो 400 नंबर का दोस्तों टायर 2 होता है। टायर 1 दोस्तों 200 मार्क्स का हो गया और टायर 2 दोस्तों 400 नंबर का हो गया।
तो टायर 1 प्लस टायर 2 करीब 600 नंबर का दोस्तों पेपर हो चुका है। और यदि आप इस 600 में से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यदि मैं बात करूं तो एज ए यूआर कैंडिडेट के यदि आप एस्पायरेंट है मतलब या फिर यूआर कैटेगरी है तो आपको कम से कम 600 में से 490 प्लस के नंबर आपको चाहिए यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन दोस्तों इतना हो चुका है कि आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन सही हो आपको ऐसी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और आपको मतलब जो आता है उससे कहीं ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि इट इज़ नॉट सो ईजी। ये बहुत मतलब ये बोलना बहुत आसान है कि आप ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, बट इट कम्स व्हेन इट कम्स टू डूइंग, यदि आप फिर करने पे आते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर दोस्तों इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके पास ही 24 आवर्स हैं और इन 24 आवर्स में लोगों ने दोस्तों मतलब इस दुनिया को बदल के रख दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मुश्किल आएगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट यदि आपने दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन कर लिया कि आपको बनना है देन नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये दोस्तों टायर 1 हुआ, ये हमारा टायर 2 हुआ। तो टायर 1 और टायर 2 के बाद में तो ये सारे के सारा दोस्तों जो अभी तक टायर 1 टायर 2 एमसीक्यू में चलता है, मतलब +1 मतलब प्लस मार्किंग होती है और नेगेटिव भी होते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों टायर 3 की। तो दोस्तों जो टायर 3 का पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 नंबर का। मान लेते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्यों जरूरी हो जाता है कि कोई कैंडिडेट है जिसका लक इतना भयंकर चल रहा है या फिर इसकी स्किल इतनी अच्छी है कि उसके एमसीक्यू सारे के सारे सही हैं और उसको लिखने की थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है या उसको लिख नहीं पाता है, मतलब कभी कभी भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इसीलिए रखा गया है कि आपको लिखने की स्किल के बारे में कमीशन को ये पता चले कि आप कैसा लिख पाते हैं। मान लो कहीं से कोई लेटर आया, आपके बॉस ने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसका रिप्लाई करना है, बट आपको डोंट नो हाउ टू राइट इम्प्रेसिवली या फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि क्या आपका बॉस आपसे क्या चाहता है, आप कैसे रिप्लाई करते हैं। तो सबके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जहाँ पर ऐसे लेटर और प्रेसिज राइटिंग हिंदी इंग्लिश किसी में भी आपका जो मन है आप उसको लिख सकते हैं और 100 नंबर दोस्तों ये होते हैं और इसमें से 33 मार्क्स दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब आपको कम से कम 33 नंबर लाने हैं। यदि आप 33 नंबर लेके आएंगे तभी दोस्तों आपकी टायर 2 की कॉपी चेक होगी। ये कमीशन का नियम है कि अगर आपके 33 नंबर नहीं आते हैं टायर 3 के पेपर में तो आप बेशक आपके यहाँ पे 400 में से 400 नंबर आ जाए बट कमीशन के लिए आप गुड फॉर नथिंग है, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट देने की दोस्तों टायर 3 में भी कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक आपका टायर 3 अच्छे से नहीं होगा तो यू कैन नॉट ग्रैब ए जॉब यदि आपके बेशक टायर 1 और टायर 2 में बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। तो हम लोग 700 नंबर पे पहुंच गए हैं दोस्तों, 400 600 और 700, ठीक है। अब दोस्तों जो टायर 4 का एग्जाम होता है ये मार्क्स से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपकी भाई आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको सिस्टम और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर से इनका आपका इंटरेक्शन कैसा है वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों टायर 4 के एग्ज़ाम में आपका CPT और टेस्ट का एग्जाम होता है। हालांकि इनकम टैक्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बट CGL का जो लेवल है उसके हिसाब से टायर 4 का एग्जाम होता है जिसमें 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है टायर 4 का, लेकिन यदि हम नॉर्मल पेपर की बात करें तो उसमें आपको एक तो CPT मिलेगा मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जो टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है जो कि थोड़ी सी नीची पोस्ट है उनको दोस्तों DST क्लियर करना पड़ता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों जो टायर 4 है इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, बट एक मैंडेटरी प्रोसेस है। यदि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अलावा बहुत सारी पोस्ट है जो कि CGL जिनका एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट प्रोसेस होता है। यदि आप डॉक्यूमेंट मतलब आपके सारे लेवल बिल्कुल क्लियर हैं तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें आप इन सारे फेजेस को क्लियर कर लेंगे तो आपके पास ग्रीन सिग्नल मिलेगा कमीशन का कि नाउ आप एज ए इंस्पेक्टर अपनी जॉब को शुरू कर सकते हैं और आपको पोस्टिंग या फिर ऑफर लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। बट आपको दोस्तों क्या है कि हम जो 700 नंबर की बात कर रहे हैं तो 700 में से करीब करीब यदि आपको यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो कम से कम 600 के अराउंड में आपको नंबर चाहिए यदि आप
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो 600 का मतलब बिल्कुल 600 ही नहीं है, थोड़े बहुत प्लस माइनस, क्योंकि समय के साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ते हैं, वैकेंसी घटती हैं बढ़ती हैं, तो उन सब बातों पर भी हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है। बट मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, करीब 570-80 से 600 के बीच में यदि आपके नंबर रहेंगे देन यू हैव गुड चांस कि आप इंस्पेक्टर की पोस्ट को ग्रैब कर पाएँ। तो ये तो दोस्तों ये बात हुई कि आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो यदि हम दोस्तों यदि मान लो एक कैंडिडेट है जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा चुका है, तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यदि हम दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक जो पे है, अभी 7th पे कमीशन की यदि हम बात करें तो करीब 45,000 रुपये उसका बेसिक पे बनता है। और यदि हम बहुत सारे जो अलाउंसेज हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उन सारे अलाउंसेज को जोड़ दें तो मोटा मोटा यदि हम बात करें 58-60 हज़ार रुपये तक उसकी सैलरी होती है पर मंथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और ये थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, 3 कैटेगरीज में सिटीज़ को डिवाइड करा जाता है, ABC या फिर XYZ। तो मान लो आप एक ऐसे शहर में जहाँ पे थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है तो आपको अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। आप एक ऐसे शहर में जहाँ पे पोस्टिंग आपको हो रखी है जहाँ पर लाइक रूरल एरिया में है, जहाँ पर इतनी महंगाई वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर थोड़े से अलाउंसेस आपको कम मिलते हैं। तो मोटा मोटी यदि हम बात करेंगे तो ये 58-60 हज़ार के आसपास जो है हमारी सैलरी इंस्पेक्टर की रहती है। दोस्तों यदि हम बात करेंगे कि प्रमोशन के क्या क्या चांस होते हैं या फिर एक जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे यदि आप डिप्लॉय होते हैं तो आपके पास क्या प्रमोशन के चांसेस है और आप कौन सी लेवल तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जहाँ पे आपका डिप्लॉयमेंट हुआ या फिर सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की डेजिग्नेशन मिलेगी जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा। सेकेंड प्रमोशन में दोस्तों आप चले जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर के पास में, उसके बाद आपके पास डिप्टी कमिश्नर का नंबर आएगा, फिर जॉइंट कमिश्नर का दोस्तों नंबर आएगा, उसके बाद फिर आप कमिश्नर के उसमें जॉइंट के बाद आपका एडिशनल कमिश्नर आएगा और उसके बाद दोस्तों आपको कमिश्नर तक की डेजिग्नेशन पे आप पहुंच सकते हैं वाया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे यदि आप सेलेक्ट होते हैं। तो क्या क्या बोला सबसे पहले मैंने, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड फाइनली यू कैन रीच अप टू द कमिश्नर। तो आप इनकम टैक्स के कमिश्नर बन सकते हैं यदि आप इस जॉब को सिक्योर करते हैं या फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने आपको दोस्तों एज लिमिट बता दी, एग्जाम का प्रोसीजर बता दिया, प्रमोशन बता दिया, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट हैं तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और जहाँ पर जो हमारा मेन जो कोर सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ गुड गवर्नमेंट जॉब। तो जरूरी है दोस्तों आपको एप्टीट्यूड में अपने आप को बहुत अच्छा करना, क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ना है या बढ़ रहा है तो यू हैव टू बी लाइक चीते की तरह आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे आगे रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ में, एक और नई जॉब प्रोफाइल के साथ में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। So bye bye, take care and keep very good care of yourself. Bye.